चलिए चैप्टर नंबर 4 करूँ स्टार्ट। हमने कल क्या पढ़ा था कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए थे, तो उसको क्या करना पड़ा था, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा था। ये वर्ल्ड बैंक, ठीक है, जो दिखा रहा है एटीट्यूड रोल दे रखा है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो सारी रेस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी और आपको सभी के लिए ओपन होना पड़ेगा, यानी कि आपको एक ग्लोबल इकोनॉमी बनना पड़ेगा। ये 3 उसकी कंडीशन थी जिसपे इंडिया को मानना पड़ गया, क्योंकि उनके पास बिल्कुल पैसा खत्म हो गया था। और कितना लोन मिला था, $7 बिलियन का, किससे, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने पहले इनकी पॉलिसी क्या चलती थी, LQP, इसकी जगह क्या आ गई, LPG। L मतलब लाइसेंस नहीं, लाइसेंस हटा के क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन। पहले प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर हमेशा रोता रहता था। क्यों रोता रहता था, क्योंकि हर काम के लिए इसको लाइसेंस लेना पड़ता था। हर काम के लिए पहले जाके जो महाराज जी हैं बड़े वाले, ठीक है, इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से। अब वो चीजें खत्म हो गई, जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वो सारे हट गए। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। सेकंड, जो कोटास थे, हर जगह कोटास लगे हुए थे कि आपको इतना इंपोर्ट कर सकते हो, वो सब कर सकते हो, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। कोटा मतलब कि इतना ही माल मंगा सकते हो, ठीक है, या इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो। उसकी जगह क्या आ गया, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, जब सरकार अपने कुछ शेयर्स किसको बेचते हैं, प्राइवेट सेक्टर। हर चीज के लिए परमिट लेनी पड़ती थी, बाहर से अगर आपको कोई भी सामान मंगाना उसके लिए परमिट लेनी पड़ती थी। उसकी जगह क्या आ गया, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंडिया अब सबके साथ व्यापार करेगी। पहले ये रेस्ट्रिक्टेड थी, अब क्या हो गई, ओपन अप इकोनॉमी हो गई। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्यों हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ गया कि क्या जरूरत पड़ी थी LQP से LPG के लिए, क्योंकि इन्होंने कंडीशन बोली थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी और आपको ओपन अप होना पड़ेगा, मतलब ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। कर दूँ रहा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ता था ना, वो चीज खत्म कर दी। सिर्फ 5 चीजों में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डेंजरस केमिकल। दूसरा इन्होंने क्या करा कि पहले ना पब्लिक सेक्टर के लिए जो एरियाज थे वो रिजर्व थे 17, और फिर उससे घट के कितने हो गए, 8, और फिर उससे घट के सिर्फ कितने रह गए आपके, ये 2 है, 3, ठीक है। ये जो 3 हुए ये हुए 2010 से 11 में। ये जो आप जितना भी चैप्टर पढ़ रहे हो 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे, कि पहले 17 इंडस्ट्रीज उन्होंने फिक्स कर दी थी, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। फिर उन्होंने उसका नंबर रिड्यूस करके कितना कर दिया, 8, फिर कितना कर दिया, 3। उसमें क्या क्या है, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, दूसरा रेलवे, और थर्ड डिफेंस इक्विपमेंट। थर्ड है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। पहले ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ना रिजर्वेशन लगी हुई थी कि आपको यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करना, आप यहाँ नहीं कर सकते। अब वो रिजर्वेशन फ्री हो गए, वो कहीं पे भी अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले मालिक को, यानी कि प्रोड्यूसर को, अगर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, कि वो अगर एक दिन में या साल में 10,000 बल्ब बनाता है और उसको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी, तो परमिशन लेनी पड़ती थी। अब कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। देखो ये सरकार है, सरकार क्या कह रही है, मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी अगर तुम्हें कोई भी कैपिटल गुड को इम्पोर्ट करना है। रो रहा है, परमिशन लेना कोई सौखा काम थोड़ी है, बड़ा लंबा चौड़ा काम है। अब क्या हुआ 1991 में, आफ्टर नो परमिशन रिक्वायर्ड, तो ये क्या कहते हैं, हाँ ठीक है। अब इसके हाथ ऊपर कैसे करूं मैं, ऐसे कर दो, भी बना दो। अरे ठीक है, समझ आ गया। तो 5 चीजें थी। सबसे पहला लाइसेंस खत्म कर दिया। दूसरा, पब्लिक सेक्टर के लिए कितनी इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी, 3। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन थी सब हटा दी।
प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। और फिफ्थ, अगर आपको कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है तो अब आपको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो भी स्टार्ट ही है। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? जिसमें फाइनेंस से डील हो। तो क्या क्या चीजें आएंगी फाइनेंशियल सेक्टर में? लोन। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे? कौन आएगा, कौन नहीं आएगा? बैंक आएगा, आरबीआई आएगा, और कौन आएगा? कमर्शियल स्टॉक मार्केट आएगी, जहाँ पे भी पैसों की इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है, मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर। क्लियर हो गया? ये क्या मतलब है? बेस्ट फ्रेंड देखो आरबीआई जो था ना, पहले तो बैंक्स का क्या था, बेस्ट फ्रेंड था, सारा काम करता था। वो कहता था प्लीज मेरे लिए ना इंटरेस्ट रेट भी फिक्स करो और आगे पब्लिक के लिए भी क्या रेट होना चाहिए वो भी फिक्स करके दो। जब भी उसका बेस्ट फ्रेंड था तो वो क्या था, उसके लिए रेगुलेटर था, रेट भी फिक्स करता था बैंक्स के लिए और पब्लिक के लिए भी करता था। अब हो गई उनकी लड़ाई। 1991 में ये बन गया उसका जस्ट फ्रेंड। आई एम योर जस्ट फ्रेंड, डोंट टेक इट अनदर। जैसे होता है ना लड़के लड़कियों के बीच में, पहले तो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, फिर बाद में लड़की कहती थी आई एम योर जस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो वो क्या है वैसे। चलिए, तो जस्ट फ्रेंड बन के उसने क्या है कि देखो रेट तो जो बैंक है वो तो आरबीआई फिक्स करेगा, बिकॉज आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ मनी सप्लाई। मनी की सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है वो तो आरबीआई फिक्स करता है। तो बैंक्स के लिए रेट तो उसने फिक्स कर दी है, लेकिन पब्लिक के लिए कहता अब इतना मेरे बस की नहीं है, अपने आप करो, जितनी तुम्हारी डिमांड है, जितनी सप्लाई है। तो जहाँ पे डिमांड सप्लाई को कट करता है वहाँ पे रेट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा सभी बैंक्स के जो रेट होते हैं वो अलग होते हैं। जब आप लोन लेने जाते हो तो आपको पता चलता है कि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट अलग है, पीएनबी का अलग है। वो ये रीजन है, पहले नहीं होता था, ठीक है। पहले सबका इधर पहले उधर से आरबीआई से ही इंस्ट्रक्शन होती थी कि इसी लिमिट के बीच में रखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो पहले क्या था ये रेगुलेटर, और अब क्या बन गया फैसिलिटेटर। 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका टैक्स रिफॉर्म। देखिए टैक्स रिफॉर्म्स में क्या था, 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हर कोई टैक्स से भागता था, टैक्स भरना नहीं चाहता था, ठीक है। जिस टैक्स की चोरी होती थी तो सरकार को क्या होता था, पैसे की कमी पड़ती थी। फिर 1991 में इन्होंने टैक्स के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। पहले कैसा था, कॉम्प्लिकेटेड, इन्होंने टैक्स के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड। उसके लिए इन्होंने 2016 में जीएसटी इंट्रोड्यूस करा, जो कि इम्प्लीमेंट कब हुआ, 2017 जुलाई में। क्लियर हो गया? ये थे टैक्स रिफॉर्म और ये थे आपके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नोट करो, लिबरलाइजेशन में है। हाँ जी, 2 रह गए। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या आया कि 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने खुद जान पूछ के, देखो डिवैल्यूएशन क्या होता है, जब सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू क्या कर दे, कम कर दे इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। डिवैल्यूएशन पता है ना क्या होता है, जिन बेवकूफों को नहीं पता बता दूं कि जैसे सपोज $1 70 रुपए का है, तो $1 कितने का कर दिया, 90 रुपए का। जान पूछ के अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा दिया, जिससे कि एक्सपोर्ट्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि उनको फायदा हो रहा है डॉलर वालों को। तो वो क्या करेंगे, हमारे से माल ज्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो जो हमारे पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व कम हो गए थे वो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद एक बार जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, उसके बाद से कौन सा एक्सचेंज रेट चला, फ्लोट एक्सचेंज रेट। फ्लोट एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इट इज द अदर नेम ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेज्ड, फ्लोटिंग एंड फ्लोट। अगर सिर्फ फ्लोट बोल रहे हैं तो वो क्या है, फ्लेक्सिबल। और मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, जब फ्लेक्सिबल में कौन इंटरवेन करता है, सेंट्रल बैंक। एक भी दिन की क्लास अगर मिस करी ना बहुत पछताओगे, तुम्हें कुछ नहीं याद। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो ये थे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फिर आते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो मैंने लाइन लिखी है बस इतना याद कर लेना, बुक वैसे भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें बस इन्होंने क्या करा कि मतलब व्यापार से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस लेके आए, कि जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, कि आप इतना ही माल मंगा सकते हो, इतना ही माल बेच सकते हो, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी।
जो टैरिफ रेट थे वो कम कर दिया, जो इम्पोर्ट के ऊपर लाइसेंस था वो रिमूव कर दिया, एक्सपोर्ट की ड्यूटी थी वो रिमूव कर दी। मतलब सब चीजों से क्या दे दी? आजादी, यानी कि फ्रीडम। इसी के साथ लिबरलाइजेशन खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट है चुप, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, जब प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है, दो तरीके से होता है प्राइवेटाइजेशन। पहला क्या है, जैसे सपोज ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अपनी पूरी की पूरी कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, तो प्राइवेटाइजेशन हो गया पहला तरीका। ये आपको बेस पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जैसे एक कंपनी है उसमें गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, उसमें से गवर्नमेंट आउट हो जाए तो कौन बचेगा? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी क्या है? प्राइवेटाइजेशन। यानी कि प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से होता है, या तो सरकार अपनी पूरी कंपनी क्या कर दे? प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, या फिर एक कंपनी है कि भाई जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों थे, उसमें से गवर्नमेंट क्या आउट हो जाए? आउट हो जाए। तो दिस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बेटा कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी? ये तो मैं मतलब 2-3 बार बता चुकी हूँ कि 1991 से पहले मेन रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का था, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आ रही थी, करप्शन आ रहा था। तो वो हमारे ऊपर क्या बन गई थी? कुछ कंपनीज एक बोझ बन गई थी, डेट सोशल वेट। कल भी हमने यही पढ़ा था, जिसकी वजह से इन्हें डिसीजन लेना पड़ गया था कि हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आपको इसको डिटेल में लिख लेना। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो बहुत अच्छा कमा के दे रही थी पब्लिक सेक्टर को, तो उनको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, महारत्नास, मिनी रत्नास और नवरत्नास। इनकी एक बार रीडिंग ले लेना, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्राइवेटाइजेशन होने से गेन हुए या क्या लॉसेज हुए। तो सबसे पहला गेन क्या है? आपने देखा होगा एक प्राइवेट स्कूल की टीचर और एक सरकारी स्कूल की टीचर, कौन बढ़िया पढ़ाता है? प्राइवेट स्कूल के टीचर, क्योंकि उसको पता होता है ना अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारी सैलरी भी बढ़ेगी, हमें बोनस मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। तो जहाँ पे भी आपका सेल्फ इंटरेस्ट आएगा ना, आप अपना 100% लगा के काम करोगे, आप अपनी कमिटमेंट दोगे। दूसरी बात, आप क्या बनोगे? कॉम्पिटिटिव बनोगे, आपस में ही आपका कॉम्पिटिशन होगा, डोमेस्टिक भी होगा और इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा। डाइवर्सिफिकेशन, आप क्या लेके आओगे? इनोवेशन लेके आओगे ना। प्राइवेट टीचर क्या होती है? प्राइवेट स्कूल टीचर नई नई चीजें सीखते हैं ना कि बच्चों को किस और तरीके से पढ़ाया जाए, और क्या लेके आए। इसी तरीके से इंडस्ट्री कैसी डाइवर्सिफिकेशन आती है कि प्रोडक्ट में हम क्या चीज और ऐड करें कि प्रोडक्ट हमारा और ज्यादा बिके, या हम और कौन सा प्रोडक्ट बनाए। सबसे बड़ी बात, यहाँ कंज्यूमर को राजा माना जाता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन आती है और उनको ज्यादा चॉइस देते हैं, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो। ठीक है, सोवर्जिन। ठीक है, तो जब भी प्राइवेटाइजेशन आएगा तो प्राइवेट स्कूल टीचर और एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर का कंपैरिजन को याद रखना, तो आप अपने आप पॉइंट बना पाओगे। अब बात आती है लॉसेस की। तो जो प्राइवेट स्कूल की टीचर होती है उसको सोशल से कोई मतलब नहीं होता, बाकी सबसे उसको अपने से मतलब है सिर्फ। तो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट इग्नोर होता है। यानी कि अगर एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसको थोड़ी मतलब है कि हम ये चीज है, ये कोई मार्कर ऐसे सब नहीं खरीद सकते, मेरे को क्या मतलब है, मुझे तो क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है ना, मेरे को क्या लेना देना? मैंने इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज डाली जो हार्मफुल है, मुझे क्या लेना देना? मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो सोशल इंटरेस्ट इग्नोर होता है, और ये सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जिससे कि वीकर सेक्शन क्या होते हैं? इग्नोर होते हैं। तो ये बहुत ही इजी है प्राइवेटाइजेशन। अगर स्टोरी की तरह याद रखोगे तो सब कुछ याद रहेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर आपको ये पूछा जा सकता है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से ऐसी कौन सी ट्रेजेडी हुई है? सिरसिला ट्रेजेडी हुई थी। सिरसिला एक टाउन है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ कि पावर सप्लाई का प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है, बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से बिजली के रेट क्या हो गए? बढ़ गए, महंगी हो गई यूनिट। जब महंगी हो गई तो जो वहां पे इंडस्ट्री थी, उसके जो मालिक थे, अब अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या, कहाँ से काटने शुरू कर दिए? पैसे, वेजेस काटने शुरू कर दिए। ठीक है, तो अब जो गरीब है, पहले उस बेचारे को कम पैसा मिलता है, जिससे वो अपने 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, उनके ऊपर कर्जे भी बहुत होते हैं, और वही पैसे उनके कम होने लग गए। तो इसकी वजह से 50 वर्कर्स ने सुसाइड कर ली थी। तो इसलिए ट्रेजेडी को क्या कहा है? सिलसिला ट्रेजेडी। क्लियर हो गया? ये था आपका प्राइवेटाइजेशन।
उसको चलो भाई, ग्लोबलाइजेशन बना है ग्लोब से। ग्लोब तो पता है ना सबको, कुछ पागलों को तो ग्लोब ही नहीं पता होगा। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब इंडिया जो है सभी के लिए ओपन हो गई है व्यापार करने के लिए, इंक्रीजिंग ओपननेस, ये याद कर लेना, इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई, डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट ज्यादा होने लगे, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसकी जो स्ट्रेटेजीज है ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या होता था, हमारे देश में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लिमिट थी सिर्फ 40%, लेकिन अब कितनी हो गई है 51 to 100%। 47 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे पूरी 100% की उन्होंने दे दी है परमिशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। जैसे लिखा है वैसे ही याद कर लेना। 47% है। 47 प्रायोरिटी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें सरकार ने कहा है कि आप पूरा 100% भी एफडीआई कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड है, ये ना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉरेन करेंसी की जब सेल और परचेज होती है मार्केट प्राइस पे, उसको बोलते हैं पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। ये क्यों करी जाती है, आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत क्यों है, या तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड देने के लिए, या अपनी फैमिली में पैसा भेजने के लिए, फैमिली एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है। थर्ड है, बहुत इजी है, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी कैसी चलाई गई, 5 साल की पॉलिसी चलाई गई जिसमें कि सारे रिस्ट्रिक्शन कंट्रोल्स वगैरह रिमूव कर दिए गए, यानी कि ओपन कंपटीशन हो गया। रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी गई, कम कर दी गई, सॉरी। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ये चीजें हुई थी, वही अब डिटेलिंग में आ रही है। ये हुआ 2001 के बाद, वो भी WTO ने इंडिया को बोला था कि आपको रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ेंगी अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए। ठीक है, ये था ग्लोबलाइजेशन। नंबर 4 के गुड और बैड इफेक्ट। देखिए, गुड इफेक्ट जो भी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसके गुड इफेक्ट सुन ले बत्ती। नंबर 1, वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी यानी कि जीडीपी हमारा बढ़ने लग गया क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया। फिजिकल डेफिसिट पहले 8.5% होता था जीडीपी के, जो कि घट के कितना आ गया रिफॉर्म्स के बाद 2.5 है दीदी, वो 8.5 3.5, ये 8.5 से 3.5। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, कैसे बढ़े थे, डीवैल्यूएशन के थ्रू। इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करी गई, कंज्यूमर को राजा मानने लग गए, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन आ गया। प्राइवेट सेक्टर में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और इंडिया अब एक क्या बन गया, एमर्जिंग पावर में। पहले मोनोपोली मार्केट थी जो किसमें कन्वर्ट हो गई, कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ये थे एलपीजी के फायदे। अब एलपीजी के नुकसान। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करा गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। लेबर की सप्लाई कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसी को इग्नोर कर दिया गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा था तो इम्पोर्ट्स होने लग गए सस्ते, जैसे चाइना से सस्ता सस्ता माल आने लग गया तो यहाँ पे वो बिकने लग गया, तो हमारी जो अपनी कंपनीज थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, उनका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। बेरोजगारी आ गई, क्यों, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो उसमें लेबर कम यूज होगा तो बेरोजगारी आएगी। डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, जब हम शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं। फिजिकल पॉलिसी के अंदर क्या हुआ कि टैक्स रेट हमने कम करे थे जिससे कि लोग टैक्स की चोरी ना करें, उसकी वजह से सरकार को क्या हो गया, नुकसान हो गया। लोप साइडेड ग्रोथ, सारा फोकस किसके ऊपर था हमारा कि आईटी सेक्टर हमारा ग्रो कर जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ना तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर इतना फोकस करा और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर करा। उसके बाद आता है आपका कि जो जितनी भी ग्रोथ हो रही थी वो अर्बन एरियाज में हो रही थी। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज कहाँ लग रही थी, अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो पा रहे थे। इकोनॉमिक कॉलोनिज्म मतलब गुलामी, हम गुलाम बन गए थे एक तरीके से। अगर एमएनसी यहाँ के लगती है तो एमएनसी सारा फायदा किसको देगी, जो उसका मालिक है जिस भी देश में बैठे। हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम तो एक तरीके से उनके गुलाम ही है ना। ठीक है। लास्ट, कंज्यूमरिज्म, हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने लग गए कि बस शो ऑफ करो, खर्चा करो, चाहे उधारी क्यों ना लेना पड़ जाए।